नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पॉर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी टेट 2021 की तैयारी आरंभ कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम इसका पहला वीडियो लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो ये पिछले साल 2020 जो जनवरी में पेपर आयोजित कराया गया था उस पेपर को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसके कोर्स की तैयारी आरंभ करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस वीडियो में देख लेते हैं कि किस तरह का पेपर आपके यूपी टेट में आता है। उस पूरे पेपर को सॉल्व करने के बाद हम इससे संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनकी शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला हमने वीडियो यहाँ पर लाया, ये भाग 1 है, बाल विकास व शिक्षण विधि, यानी जो यूपी टेट 2020 में जो पेपर आया था उसका पार्ट 1 है, बाल विकास व शिक्षण विधियाँ। इनके सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर को हम अच्छे से व्याख्या करके आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया। बहुविमात्मक प्रज्ञा का मतलब ये है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, गोलमैन, स्पीयरमैन, जॉन मेयर या फिर गार्डनर। तो यहाँ पर जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट था वो गार्डनर ने दिया था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पर है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती, यानी एक बीमारी होती है डिसलेक्सिया, और डिसलेक्सिया जिसके हो जाता है उसको क्या करने में कठिनाई होती है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, पढ़ने वर्तनी में, व्यक्त करने में, खड़े होने में या फिर बोलने में। तो जिस भी बच्चे को डिसलेक्सिया हो जाता है उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से क्या समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। यहाँ पर ये बताना है शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए या फिर शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, शिक्षकों को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पर भूमिका नहीं है, यानी ऐसा काम टीचर को नहीं करना चाहिए कि शिक्षक जो है वो निःशक्त बच्चों पर ध्यान ना दे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए या फिर अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो अगर बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है तो उसे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है। शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से या फिर नैतिक विकास से। देखिए, जो बच्चे की वृद्धि होती है वो सब कुछ से रिलेटेड होती है, जितने भी उसके आसपास एरिया है, जितना भी जो उससे संबंधित है उन सभी से रिलेटेड होती है जो बच्चे की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वो ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक विकास से। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है। गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से और शैशवावस्था से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा गर्भावस्था, यानी जो मानव का विकास होता है वो गर्भ से ही उसका विकास आरंभ हो जाता है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है, थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, R.M. गेने या फिर I.P. पावलोव। तो यहाँ पर क्या सही उत्तर होगा। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके R.M. गेने। अगला जो प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था, या कथन किसका है। ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है और इसका जो सही उत्तर है स्टेनले हॉल। क्लियर हो गई बात, ये रट लीजिए क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कई 2 बार शिक्षक भर्ती परीक्षा हो चुकी है, उसमें भी 1 बार पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको आप जरूर रट लीजिए। अगला जो प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। ये आपको बताना है, 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट। तो ये रट लीजिए, जो सूक्ष्म शिक्षण है वो भारतीय प्रतिमान, जो सूक्ष्म शिक्षण भारतीय प्रतिमान के रूप में है वहाँ पर 36 मिनट का समय लगता है। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं।
जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गेट्स व अन्य, हीलिंग हर्थ, और तीसरा है रॉस, चौथा है स्किनर। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन दे रखी है ये किसकी डेफिनेशन है? ये है आपका रॉस की। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये रॉस की डेफिनेशन है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, यानी शिक्षक क्या करेगा? बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए या तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। तो यहाँ पर एक आदर्श शिक्षक के रूप में शिक्षक क्या करेगा? बच्चे को परामर्श देना चाहिए। आगे देखते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं किससे संबंधित होती हैं? शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, या फिर छात्रों के मानसिक विकास से। तो यहाँ पर जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, यानी जो पढ़ाई के साथ साथ जो सहगामी क्रिया होती है, जैसे खेल कूद वगैरह हो गया, और जितनी भी स्किल्स होती हैं, डांस वगैरह हो गया, ये सब जितनी भी अलग से एक्टिविटीज़ होती हैं, इन्हें कहते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो ये किससे संबंधित होती हैं? ये छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? यहाँ पर 4 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें से 3 ने तो अधिगम सिद्धांत, यानी अधिगम यानी वही जो आपका लर्निंग वाला जो प्रिंसिपल है उनका प्रतिपादन किया है, लेकिन कोई एक ऐसा है इसमें जिसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है कोहलर, स्किनर, बीएस ब्लूम और थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोहलर, स्किनर और थॉर्नडाइक, इन तीनों ने तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, लेकिन बीएस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? अवरोधन का तात्पर्य क्या है? इसके 4 ऑप्शन दे रखे, जो भी सही है नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, बालक का विद्यालय ना जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, या किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। यानी अवरोधन का ये मतलब होता है कि वो अपनी पढ़ाई आगे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अवरोधन की जो मुख्य परिभाषा बताई गई, देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन हैं चारों लगभग सेम जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर जो अवरोधन की परिभाषा बताई गई है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये अवरोधन कहलाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? यानी किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो सकता है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना कौशल, तीसरा ऑप्शन है समापन कौशल, और चौथा ऑप्शन है प्रदर्शन कौशल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रस्तावना कौशल। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। स्तंभ ए में दे रखा है एनिमल इंटेलिजेंस, पुनर्वलन की अनुसूची, सारगर्भिता का नियम और अनुकूलन, और स्तंभ बी में दे रखे हैं गेस्टाल्ट, पियाजे, थॉर्नडाइक और स्किनर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? आपके सामने नीचे दे रखे हैं, 1 में दे रखा है, ये है 1, 4th और 3rd और 2nd। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होना चाहिए? यहाँ पर जो एनिमल इंटेलिजेंस है ये किसने दिया, पुनर्वलन की अनुसूची ये किसने दिया? तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपके सामने दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में, जो एक ऑप्शन है वो 3rd से मैच करेगा, यानी इंटेलिजेंस, जो एनिमल इंटेलिजेंस है वो आपका थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, और जो आपका पुनर्वलन की सूची है वो स्किनर द्वारा दी गई थी, और सारगर्भिता का नियम किसने दिया? ये गेस्टाल्ट ने दिया, और अनुकूलन जो है वो पियाजे का नियम है। तो ये आप समझ गए, यहाँ पर इन चारों को इस तरह मैच करेंगे, और उसके बाद इन चारों में से जैसा भी यहाँ पर मैच कर रहे हैं वैसा ही आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो वो ऑप्शन होगा आपका 4। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका आंसर उन्हीं प्रश्नों में ही छुपा होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है,
यानी अगर वो निरंतर चल रही है तो कभी समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है निरंतरता का सिद्धांत, यहाँ पर इसका उत्तर सही माना जाएगा। अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो ऑप्शन आपके सामने 86वें संशोधन, 25वें संशोधन, 52वें संशोधन या फिर 22वें संशोधन। तो संविधान के 86वें संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है, यानी जो शिक्षा है वो देश के प्रत्येक बच्चे का अधिकार माना गया है, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है, अप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है मैकडूगल, अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन या फिर विलियम जेम्स। तो यहाँ पर क्या उत्तर सही होगा वो आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। मैं बता देता हूँ इसका आंसर। अप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो हैं मैकडूगल। और यहाँ पर मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियाँ कितनी बताई हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, 14। क्लियर। आगे देखते हैं, अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर किशोरावस्था। तो यहाँ पर कोल व ब्रूस का जब नाम आएगा तो आप कह सकते हैं बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है कोल व ब्रूस ने। प्रश्न संख्या 21 है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है वुडवर्ड, गिलफर्ड, स्किनर, क्रो एंड क्रो। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन अधिगम कहलाता है, यह कहना है गिलफर्ड का। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। यानी सूची ए में नाम दे रखे हैं और सूची में उनके जो सिद्धांत हैं या उनकी जो खोज है वो दे रखी है, ब्रूनर, ऑसुवेल, ग्लेजर और गार्टन। और यहाँ पर सूची बी में दे रखा है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठक शिक्षण, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान। तो यहाँ पर आपके सामने कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप हमें बताएं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे ये आपके सामने दे रखा है सूची ए और सूची बी, तो जो ब्रूनर हैं, ठीक है, जो ब्रूनर हैं उन्होंने दिया है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। और बात करें अगर आशुबेल की, तो आशुबेल ने अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान दे रखा है। ग्लेजर की अगर हम बात करें तो ग्लेजर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया हुआ है। और गार्डन की अगर हम बात करें तो इन्होंने साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए का 4 है, ठीक है, बी का 3 है, सी का 1 है और डी का 2 है। तो यहाँ पर ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपको मैच कर रहा है। क्लियर। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है, आंकड़ा संग्रहण, समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का निर्माण। देखिए, जब भी किसी भी समस्या का समाधान करेंगे तो सबसे पहले हमें वो समस्या पता होनी चाहिए कि आखिर समस्या है ही क्या। अगर समस्या ही नहीं पता होगा तो हम उसको कैसे उसका समाधान करेंगे? तो यहाँ पर जो इसका प्रथम चरण होगा वो होगा समस्या की पहचान। आगे देखते हैं, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक का विकास होगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो यहाँ पर बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली तब होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। यानी हम ये कह सकते हैं एक लाइन में कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली तब होगा जब बालक का सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि सर्वांगीण में सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 यहाँ पर क्या कह रहा है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ का अर्थ यह है कि कौन सा सोपान स्मृति स्तर और बोध स्तर दोनों में है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या फिर तैयारी। तो यहाँ पर कौन सा जो सोपान है वो दोनों में है? तो प्रस्तुतिकरण का जो सोपान है वो स्मृति स्तर और बोध स्तर दोनों में है।
आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसमें से क्या सही उत्तर होगा? तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? सारे क्वेश्चन रट लीजिए क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन फिर से रिपीट होने की संभावना रहती है। अगर ये नहीं आते हैं तो इनसे रिलेटेड आते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो कौन सी अवस्था है जो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। आंत प्रज्ञ अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? वो है आंत प्रज्ञ अवस्था। जब भी आप ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ेंगे तो इन तीनों का विश्लेषण किया गया है, लेकिन आंत प्रज्ञ अवस्था का कोई भी विश्लेषण वहाँ पर मौजूद नहीं है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 है, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, आत्मीकरण, वाचन, अभिव्यक्तिकरण। यहाँ पर ये बताना है कि इनका सही क्रम क्या है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि इनका सही क्रम क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले क्या आता है? खोज आता है, फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण आता है, फिर उसके बाद आत्मीकरण आता है, और फिर आता है संगठन, और लास्ट में आता है वाचन अभिव्यक्तिकरण। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये आएगा सबसे पहले फर्स्ट, और आपका जो प्रस्तुतिकरण होता है वो द्वितीय में आएगा, और जो संगठन होता है उसके बाद आएगा आपका आत्मीकरण 3rd नंबर पे। ठीक है, संगठन आएगा आपका 4th नंबर पे, और जो वाचन आएगा वो 5th नंबर पे आएगा। यानी हम कह सकते हैं 2nd, 1st और 4th, 2nd, 1st, 4th। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुमूलन, अनुप्रयोग, बोध व ज्ञान। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 में कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो वो है अनुमूल्यन। क्लियर हो गई बात? क्योंकि आप जब संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित पढ़ेंगे तो वहाँ पर अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान ये सब है, लेकिन अनुमूल्यन नहीं है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? नतोदर, मिश्रित, लंबवत, उन्नतोदर यानी उत्तल। तो यहाँ पर अधिगम का जो वक्र है वो नहीं है। तो आप जानते हैं कि जो अधिगम का वक्र होता है, नतोदर हो सकता है, मिश्रित हो सकता है, उन्नतोदर हो सकता है। यानी नतोदर यानी निगेटिव में चला जाए, उन्नतोदर यानी प्लस में चला जाए, और मिश्रित जो प्लस और माइनस दोनों का होता है, यानी नतोदर और उन्नतोदर इन दोनों का जो कॉम्बाइन होता है वो कहलाता है मिश्रित। लेकिन जो लंबवत होता है वो अधिगम का वक्र नहीं होता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे 30 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इसी तरह करके हम सबसे पहले पुराने वर्ष का जो पेपर है, वर्ष 2020 में जो पेपर पूछा गया है उसको पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग इसकी पूरी तरह से तैयारी शुरू कर देंगे। मैथ के पूरे टॉपिक्स इस वीडियो के इस चैनल के माध्यम से हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे, क्योंकि मैथ जो है ना वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर मैथ आपको आ गई तो मान के चलिए यूपी टेट, शिक्षक भर्ती, इन सभी में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।